हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? अच्छा ही रहना चाहिए। तो हम लोग साइंस 6 क्लास के साइंस का 5वां चैप्टर आज उसका डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 4 चैप्टर हो चुका है, उसके बारे में आप लोग भी जान गए। अब नेक्स्ट के बारे में जानेंगे। तो आज देखना है पृथक्करण। पृथक्करण क्या है? तो किसी चीज़ को, कंकड़ पत्थर को अलग करना है, पृथक्करण कहते हैं। अब देखना है, आपने देखा होगा कि माँ भात या दाल बनाने से पहले चावल या दाल को थाली में लेकर उसमें मौजूद कंकड़ या अन्य पदार्थ के छोटे छोटे कणों को चुनकर अलग करती है। क्या है? खाना बनाते समय, भात हो या दाल बनाने के पहले क्या उसमें कुछ कंकड़ पत्थर रहता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको एक सूप होता है या थाली में रख के उसको चुन लिया जाता है पहले। तो क्या वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के मिले पदार्थ को अलग करना आवश्यक है? क्या उस वस्तु में जो पदार्थ है उसको अलग करना ज़रूरी है? कंकड़ पत्थर रहता है, इसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उनमें मिले हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को अलग करना आवश्यक है। क्या है? उसमें कंकड़ पत्थर है, उसको नहीं अलग करेंगे तो क्या होगा, खाने में वह हानिकारक पहुंचा सकता है। कभी 2 या 2 से अधिक उपयोगी पदार्थ भी एक साथ मिले रहते हैं, जिन्हें उपयोग से पहले अलग करना आवश्यक हो जाता है। क्या है? कभी कभी जैसे चावल है तो चावल में क्या एक और कंकड़ पत्थर या कुछ भूसा वगैरह रहता है, तो उसको भी अलग करना ज़रूरी होता है। जिससे गेहूं के साथ चना, अन्य अनुपयोगी पदार्थ का मिला रहना। क्या आप बता सकते हैं कि इस प्रकार के मिश्रण से पदार्थों को कैसे अलग किया जा सकता है? क्या है? गेहूं चना के साथ उसका भूसी होता है, तो वह उसको कैसे अलग किया जाता है, इसके बारे में जानकारी हम लोग लेंगे नेक्स्ट की ओर। पदार्थों को अलग करने के कौन कौन से तरीके अपनाया जा सकता है? कुछ तरीके जिनके नाम आप जानते हैं। यह एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप 1 में देख रहे हैं, ये जो है चना है, चुनना। चावल में कंकड़ पत्थर रहता है, तो उसको किस तरह से चुना जाता है। उसी तरह से दाल हो गया, तो दाल में भी कुछ कंकड़ पत्थर रहता है, दाल में कंकड़ पत्थर, तो उसको अलग किया जा सकता है। गेहूं हो गया, गेहूं पिसाने से पहले उसको अच्छी तरह से धो लिया जाता है। जो कंकड़ पत्थर जो होता है वह नीचे पानी के नीचे बैठ जाता है, और कुछ फिर उसको साफ करके उसको क्या है, आटा तैयार किया जाता है। अब उसी तरह से देखिए, ठोस पदार्थों को ठोस पदार्थों से अलग करने के लिए चुनना, चालना। क्या है? ठोस पदार्थ को अलग करने के किस आधार से उसको अलग करना है, तो कुछ चुनकर उसको ओसनी करके सब करके उसको अलग किया जाता है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, देखिए, इस प्रकार की कुछ विधियां कृषि में फसल कटाई से अन्न प्राप्ति के बीच अपनाई जाती हैं। जब खेत में से अन्न पहले कटाई होता है, उसके बाद उसको किस तरह से उसमें से डंठल में से दाना निकलता है, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्या है? दैनिक थ्रेसिंग। गेहूं चावल को कैसे अलग किया जा रहा है, देखिए इस फिगर में बताया गया है, देख रहे हैं। इसका 3 विधि से अलग कर रहा है। देखिए, आपने धान तथा गेहूं की तैयार फसल कटाई के बाद बोझे के रूप में खलिहानों में सूखते हुए देखा होगा।
क्या होता है, जब फसल कट जाता है तो उसको एक खलिहान बना के उसको इकट्ठा करके रख देता है बोझा। अब क्या होता है इसमें, इन सूखी फसल की डंठलों से अनाज को अलग करने के लिए किस किस से किया जाता है, तो मशीनों से। दौनी, गेहूँ दौनी होता है तो किससे होता है, तो मशीन से होता है। जैसे थ्रेसिंग, गेहूँ को अलग करने के लिए किससे होता है, तो थ्रेसर मशीन से। दैनिक कुछ पुराने तरीकों भी प्रचलित हैं, जैसे फसल की डंठलों पर बैलों को चलाकर अनाज अलग करना, कुछ डंठलों को मुट्ठी कड़ी बनाकर सतह पर पटकना या डंडे की सहायता से पीटना। देखिए क्या क्या तरीका है अनाज को अलग करने का डंठल से। तो देखिए ये किस तरह से यह धान को पीट रहे हैं। पहले इसी तरह से धान झड़ाता था, ठीक है। एक नीचे कुछ ठोस चीज़ रख दिया, चौकी हो गया चाहे चौकी वगैरह पर, और उस पर किस तरह से यह पीट रहा है। और एक है यह क्या है, बैलगाड़ी के सहायता से। देखिए यह बैलगाड़ी कैसे यह लगा हुआ है और इस पर क्या यह फसल फैलाया हुआ है, पसारा हुआ है, और यह बैल के सहायता से यह दाना अलग हो रहा है। अब यह अभी नया में आ गया है क्या, मशीन। ये जो मशीन है, मशीन से यह अनाज को अलग कर रहा है, थ्रेसिंग मशीन। इसके बारे में हम लोग जान गए, जो अनाज को किस तरह से अलग किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे उसको सफाई कैसे किया जाता है। अन्न को साफ़ करके तब स्टोर करके रखा जाता है। तो आगे की ओर देख रहे हैं, देखिए थ्रेसिंग हो गया। अब देखिए किसके बारे में जानेंगे, ओसाई। क्योंकि धान गेहूं के ओसाया जाता है। कोई भी फसल तैयार होता है, जैसे खेत से काट लिया, उसको पीट के चाहे थ्रेसिंग करके तैयार किया, अब उसमें से जो भूसा उसा होता है वह कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इस व्यक्ति किस तरह से अपना इसको सफाई कर रहा है। देखिए ओसाई, इसी को ओसाई कहते हैं। ओसाई देखिए ठोस पदार्थ जो है यह नीचे आ रहा है, और जो हल्का है यह उड़ के बाहर की ओर जा रहा है। देखिए ओसाई भारी पदार्थों के साथ मिले हल्के पदार्थ को हवा की सहायता से अलग करने की प्रक्रिया है। ओसाई क्या है, ठोस पदार्थ को वह ठोस पदार्थ जो है वह नीचे आ जाता है और हल्का चीज़ हवा के माध्यम से बाहर की ओर हो जाता है। देखिए पहले इस तरह से होता था। अब तो क्या है, लोग पंखा चला दिया और जहाँ 4 घंटा के काम वहाँ आधा घंटा के काम में निपट गया। आपने खलिहानों में दैनी के उपरांत अनाज से भूसे को अलग करने के लिए हवा की दिशा का ध्यान रखते हुए किसान को ओसाई करते देखा होगा। क्या जिस दिशा से हवा चलती है उसी दिशा में वह ओसाई करना शुरू कर देता। अब तो मोदी जी लाइट दे दिए हैं तो बिजली तो कटता ही नहीं है। अब पंखा की सहायता से ये काम आसान हो गया है। चालना एवं चुनना, देखिए किस तरह से अनाज से कंकड़ पत्थर को अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो चालना या चन्नी से, मोटा चन्नी रहता है उससे चालता है तो छोटे छोटे महीन कंकड़ पत्थर नीचे की ओर गिर जाता है। इसी प्रकार आप फसल से अन्य पदार्थों अन्न प्राप्त करने के क्रम में चालना एवं हाथ से चुनकर अलग करने की विधियां का भी उपयोग करते हैं। क्या है, अन्न को क्या करते हैं, इसको चलनी से चाल के या थाली हो या सूप डगरा ये सब लेकर के उसको अलग किया जाता है। जैसे देखिए गेहूँ सरसों चाल कर अलग करते आपने देखा होगा। किसको, गेहूँ, जब गेहूँ रहता है तो सरसों उसमें रहता है मिक्स, तो क्या करता है उसको चालता है तो छोटा छोटा सरसों अलग की ओर निकल जाता है। गेहूँ अथवा धान की दैनी एवं ओसाई के बाद भी यदि उसमें मिट्टी कंकड़ डंटी भूसी आदि रह जाए तो इसे चालन की विधि से अलग कर सकते हैं। क्या है, जब गेहूं धान में ओसाई के बाद कुछ रह जाता है थोड़ा कण, तो उसको क्या चाल के, देखिए किस तरह से यह चाल रहा है और उसको अलग कर रहे हैं। देखिए फिगर में आपको दिखा रहे हैं, फिगर में किस तरह से देख रहे हैं। देखिए यह व्यक्ति है जो थाली में लेकर के इसमें
चावल और कंकड़ को अलग अलग कर रहा है। और ये जो है, ये देख लीजिए, यह चन्नी की सहायता से चाल रहा है। चालने से क्या होता है, छोटा छोटा कंकड़ पत्थर यह नीचे की ओर गिर जाएगा। ठीक है। तो पदार्थों के कुछ ऐसे मिश्रण भी होते हैं जिनका पृथक्करण सरलता से नहीं किया जा सकता है। आइए, अन्य कोई ऐसा पदार्थ है जिसको आसानी से अलग करना मुश्किल होता है। अब नेक्स्ट की ओर देख रहे हैं। देखिए, बालू से नमक अलग करना। देखिए, बालू से अलग नमक को करना ये थोड़ा कठिन काम है। ठीक है। बालू से नमक अलग करना। यदि नमक में बालू मिल गया हो तो क्या आप नमक से बालू अलग कर सकते हैं? नमक को और बालू को इकट्ठा कीजिए, उसको अलग करना है तो क्या आसानी से कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वह दोनों महीन होता है, उसको अलग करना बड़ी कठिन होता है। अलग अलग करने के लिए हमें इनके गुणों का फ़ायदा उठाना होगा। अब देखना है बालू का क्या गुण है और नमक का क्या गुण है, उसके अनुसार हम यहाँ अलग कर सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। यदि रेत और नमक को पानी में डालें तो क्या दोनों घुल जाएंगे? रेत और नमक को पानी में डालेंगे तो दोनों घुलेगा? नहीं, दोनों नहीं घुलेगा। तो कौन घुलेगा और कौन नहीं? जो पानी में घुल जाता है उसे घुलनशील कहा जाता है। जो पानी में घुल जाता है वह घुलनशील पदार्थ होता है, तथा जो पानी में नहीं घुलता है वह अघुलनशील पदार्थ होता है। इसको याद रखना है। जिस तरह से ये सब पॉइंट आएगा उसको अपने बुक में पेंसिल से अंडरलाइन करना है। और जब भी पढ़ाई करना है तो अपना किताब लेकर ही बैठना है, किताब कॉपी कलम लेकर पढ़ाई करना है। कह जाते हैं यहाँ पानी के लिए नमक घुलनशील तथा बालू अघुलनशील है। क्या है? बालू क्या है? बालू अघुलनशील है, क्योंकि बालू घुलता नहीं है। और नमक क्या है? नमक घुलनशील है। तो घुलनशील पदार्थ को अघुलनशील पदार्थों से छानकर अलग कर लेते हैं, फिर वाष्पन के द्वारा पानी से नमक को अलग किया। अब नमक और बालू का मिश्रण है, उसको अलग कैसे किया गया? तो वह बालू, उसमें क्या किया? पानी डाल दिया। तो पानी क्या हो गया? पानी एक पानी का रूप गल गया, तो गल के उसको अलग कर दिया और बालू को अलग छान लिया। अब नेक्स्ट की ओर देख रहे हैं। नेक्स्ट की ओर क्या है जानते हैं। देखिए किस तरह से यह गिलास में पानी, नमक और रेत रखा हुआ है। क्रियाकलाप 2 में हम लोग देख रहे हैं। एक गिलास तालाब या नदी का जल ले, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। क्या है? एक गिलास पानी लीजिए और उसमें नमक और रेत रख के आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जल का सावधानी पूर्वक अवलोकन करें। क्या गिलास की तली में कुछ ठोस पदार्थ दिखाई देता है? क्या है? 5 मिनट उसको आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए और बाद में देखिए कि क्या ठोस पदार्थ जो है वह गिलास के नीचे वह बैठ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? यह अमल करना है सिपाही। ऐसा क्यों हुआ? जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कणों पेंदे में जाकर जम जाता है। क्या है? गिलास के पेंदे में जाकर के बैठ गया। क्या? अघुलनशील पदार्थ। इस तरह जमने या बैठने की क्रिया को थिराना कहते हैं। थिराना किसको कहते हैं? जो ठोस पदार्थ गिलास के पेंदी में बैठ गया वह उसको थिराना कहते हैं। गिलास को धीरे धीरे थोड़ा तिरछा करके जल को दूसरे गिलास में डालें। अब क्या करना है? यह देखिए, यह फिगर है किस तरह से। ये देखिए बालू यहाँ बैठ गया है और ये पानी इस तरह से। अब क्या है? यहाँ देख रहे हैं एक गिलास से दूसरे गिलास में यह पानी डाल रहा है। ठीक है। जमे हुए पदार्थ से जल को या अन्य द्रव्य को अलग करना निथारना कहते हैं। क्या है? जब यह पदार्थ अलग करना है पानी से, पानी दूसरे गिलास में पानी डालना है, उसको क्या कहेंगे? निथारण कहलाता है। यदि दूसरे गिलास का जल अब भी साफ नहीं दिखाई दे तो इन्हें फिल्टर पेपर द्वारा छान सकते हैं। अब क्या करना है? जब वो पानी यहाँ रख रहे हैं, इससे भी पानी साफ नहीं हुआ तो एक फिल्टर पेपर आता है, उससे आप फिल्टर कर सकते हैं। देख रहे हैं? फिल्टर पेपर एक ऐसा कागज़ होता है जिसमें अत्यंत छोटे छिद्र होते हैं। एक फिल्टर पेपर होता है, उसमें एक छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे छाना जाता है। अब आगे की ओर देख रहे हैं।
निर्धारण कहते हैं। देखिए क्या है, फिल्टर पेपर है, ठीक है। फिल्टर पेपर एक ऐसा कागज़ होता है जिसमें अत्यंत छोटे छिद्र होते हैं, छोटे से छोटे ठोस कण पार नहीं हो पाते और फिल्टर पेपर पर ही टांगे रह जाते हैं। फिल्टर पेपर का उपयोग, यह चित्र है, इसमें दिखाया गया है। हम लोग देख रहे हैं किस तरह से बालू और नमक को एक मिला करके गिलास में डाले थे, उसको अलग किए हैं, फिर भी यह पानी कुछ कण उसमें रह गया है, तो यहाँ फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर की सहायता से आप उसको अलग, देखिए यह गिलास है, इसमें पानी फिल्टर होकर के इसके नीचे जा रहा है, ठीक है। इसके सहायता से समझ लें, यह पेपर है फिल्टर पेपर, उसमें छोटा छोटा एकदम छोटा छिद्र रहता है, जो कोई छोटा सा कण उसमें छना जाता है। अब आगे की ओर देख रहे हैं हम लोग, फिल्टर पेपर की जानकारी ले लिए हैं। अब देखिए हम लोग जो नमक खाते हैं वह किस प्रकार से प्राप्त होता है। अब यह देखना है नमक जो हम लोग खाते हैं वह कैसे प्राप्त होता है। कभी हमने सोचा है नमक कहाँ से आता है? क्या है, जो नमक हम लोग खाते हैं उसको कभी सोचना है कि यह नमक आता कहाँ से है, ठीक है। तो समुद्र के जल में लवणों की अधिक मात्रा घुली रहती है। समुद्र का पानी क्या होता है, खारा पानी होता है, उसमें नमकीन पानी रहेगा समुद्र का, ठीक है। इन्हीं लवणों में साधारण नमक पाया जाता है, इसी लवण से नमक पाया जाता है। जिस नमक का प्रयोग हम करते हैं वह साधारण नमक ही तो है। देखिए समुद्र का जल जो है, देखिए इसका फिगर यहाँ है, किस तरह से समुद्र का पानी का कर रहा है, यहाँ नमक तैयार कर रहा है। तो आगे की ओर देख रहे हैं नमक आता कहाँ से है। देखिए बड़े बड़े गड्ढों या क्यारियों में भरकर छोड़ देते हैं। सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। अब देखना है ये किस तरह से, यहाँ समुद्र है तो इसको क्या किया है, जिस तरह से धान गेहूं में क्यारी बनता है या प्याज रोपाता है तो क्यारी बनता है, उसी तरह समुद्र में यह क्यारी बना करके इसमें पानी छोड़ देता है कुछ दिन के लिए। इसमें क्या है, जल वाष्पीकरण मीन्स जल, सूर्य का प्रकाश लगता है ना, तो वह जल क्या होता है ऊपर की ओर सोख लेता है, तो उसी को वाष्पीकरण करेंगे। तो यह वाष्पीकरण हो गया कुछ दिन तक। अब इसमें क्या है, एक नमक का ढेरा बन जाता है। देखिए किस तरह से नमक का यह ढेरा बना हुआ है। क्रियाकलाप 3 में देखिए, समुद्र जल के अलावा और भी किन्हीं अन्य स्रोतों से नमक प्राप्त किए जाते हैं। देखिए समुद्र के अलावा और कुछ एक स्रोत है तो बताएं, ठीक है। किसी डेयरी में जाइए और मक्खन को दूध से अलग करने की विधियों का पता लगाइए। किस प्रकार मक्खन निकाला जाता है। जैसे दूध में से जिस तरह से मक्खन निकलता है, उसी तरह से आपको समुद्र का पानी को ऐसे गड्ढा कर दिया जाता है, कुछ दिन छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, वाष्पीकरण होकर के वह एक और ठोस रूप ले लेता है, तो ही नमक का रूप बन जाता है। अब यह देखना है पदार्थों के द्रव्य मिश्रण के अवयव की पहचान करना, कैसे पहचान किया जाता है। देखिए यहाँ कैसे पहचाना जाता है। इस तरह से देखिए, पदार्थों के द्रव्य मिश्रण के अवयवों की पहचान करना। पदार्थ को अलग अलग पहचानने का इस तरीका का नाम आपने शायद ही कभी सुना है, मगर क्रोमेटोग्राफी किससे अलग पहचाना जाता है, तो यह क्रोमेटोग्राफी का तरीका है। बहुत मज़ेदार, इसके बारे में कुछ कहने सुनने की ज़रूरत है, बस इसे करके देखें, मज़ा आ जाए। देखिए किस तरह से यह अलग कर रहा है नमक का पानी का, चौक से क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए चौक से भी इसका जांच करता है,
तो एक चौक के मोटे सिरे से 1 सेंटीमीटर छोड़कर काली स्याही का एक छल्ला सा बनाना है। इसके लिए माचिस की तिल्ली या रिफिल की नोक को स्याही में डुबोकर, देखिए एक चौक लेना है और चौक को थोड़ा सा छोड़ करके उसको पूरा स्याही लगा देना है। उसमें स्याही में ऐसे करके किस तरह से, यह स्याही का अति है, पहले इसी से लिखाता था। ये स्याही पानी की तरह थोड़ा सा रहता है कलर की तरह, उसी से पहले पहले अति लिखाता था, ये क्या कहते हैं, डेली किताब में से देखकर उसको लिख के राइटिंग लिखाता था। ठीक है, वह चेक किया जाता था और इसी से तो वही इंक इसका उपयोग करके पेंसिल का, एक पेंसिल खली वाला आता है, उसको डुबा करके टेस्ट कर रहा है। तो यह दिखा सर, चौक पर छुआए, धीरे धीरे करके चौक की गोलाई के चारों तरफ छुआकर छल्ले बना ले। क्या है, अब चारों तरफ चौक को इसको लगा लेना है। इस तरह कैसे फिगर में किया कर रहा है। अब आगे की ओर देख रहे हैं, देखिए कैसे चौक को इसमें इंक में डुबाया हुआ है। ठीक है, तो यह स्याही का एक छल्ला सा बनाना है। इसके लिए माचिस की तिल्ली या रिफिल की नोक को स्याही में डुबो कर रख के, माचिस का तिल्ली या रिफिल का जो नोक आता है उसको स्याही में डुबा कर देखना। देखिए अनुसार चौक पर छुआए, धीरे धीरे करके चौक को गोलाई के चारों तरफ छुआकर छल्ला बना ले, ऐसे से गोल गोल करके। अब एक तस्तरी या किसी डिब्बे का ढक्कन में थोड़ा पानी डालें। ध्यान रखें कि पानी आधा सेंटीमीटर से ज़्यादा न हो। चौक को इस पानी में सीधा खड़ा कर दे। चौक पर लगी स्याही पानी में नहीं डूबनी चाहिए। क्या है, चौक पर जो स्याही चौक लगा हुआ है इस तरह से स्याही, या ये पानी में इसको डुबाना नहीं चाहिए, नहीं डुबाना है। ठीक है, इंतज़ार करें और देखें कि चौक की सफ़ेद पर क्या गुण खिलने लगा है। अब इंतज़ार करना है कि यह चौक पर कैसा इसमें गुण आता है। क्या पानी चौक पर चढ़ रहा है और क्या क्या हो रहा है। क्या है, जब चौक को पानी में डालिएगा तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें धीरे धीरे मॉइस्चर होने लगता है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं। पानी के चौक के ऊपरी छोर तक पहुंचने से पहले ही चौक को पानी में से हटा लें। चौक पर नीचे से ऊपर तक कितने और कौन कौन से रंग दिख रहे हैं। अब क्या है, पानी को हटा लेना है और इसको अमल करना है कि यह कितना भाग गीला हो गया है। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर देखिए और ये रंग कहाँ से आता है। अपनी कॉपी में उसका फिगर बनाना है, कॉपी कलम लेके बैठना है, पेंसिल भी लेना है। जो भी फिगर बनाना है, फिगर जब भी बनाना है तो पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। अब छन्ना कागज़ से क्रोमेटोग्राफी, जिस छन्ना कागज़ से हमने छानने का काम किया था उसे क्रोमेटोग्राफी भी कहा जा सकता है। आइए करके देखिए। एक बीकर और रिफिल ले। क्या है, एक बर्तन लीजिए और रिफिल लीजिए। बीकर में लगभग 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर ले। ठीक है, एक बर्तन है, इसमें 1 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। अब छन्ना कागज़ की लगभग 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 12 सेंटीमीटर लंबी एक चपटी काट ले। इसके एक सिरे पर करीब 2 सेंटीमीटर छोड़कर आलपीन के नोक से काली स्याही की सहायता कर सकते। देख रहे हैं किस तरह यह फिगर है। देखिए, हम लोग फिगर के माध्यम से जानेंगे। सिरे पर करीब 2 सेंटीमीटर अल्पीन की नोक। देखिए यह क्या अल्पीन है, इस तरह से एक बीकर है, बर्तन है। अल्पीन की नोक से काली स्याही की एक छोटी सी बूंदे लगा दे। क्या है, काली स्याही का बूंदा। अब कागज़ के दूसरे सिरे को मोड़कर रिफिल पर टिकाकर बीकर में लगाकर लटका दे। कागज़ का वह सिरा जिस पर स्याही का बूंद लगी हो पानी में डूब जाना चाहिए। अच्छा, क्या है, कागज़ पर जो स्याही लगा है वह क्या है, पानी में डूब जाए तो, मगर ध्यान रखिए कि स्याही के बूंद पानी में न डूबे। ये भी ध्यान रखना है कि यह डूबना नहीं चाहिए। कागज़ की पट्टी बीकर से छूनी भी नहीं चाहिए। ठीक, अब एक बार फिर ज़रा इंतज़ार कर ले
अब पानी छन्ना कागज़ की पट्टी पर चढ़ता हुआ रिफिल तक पहुंचने लगा, तो पट्टी को निकाल कर सुखा ले। देख रहे हैं इस तरह से यह पट्टी है, यह धीरे धीरे पानी इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यह क्या है, इसको निकाल के पट्टी को अलग कर लीजिए। अब नेक्स्ट की ओर पट्टी पर कितने रंग हैं, कौन कौन से रंग हैं, नीचे से ऊपर तक किस प्रकार में है, अपनी कॉपी में चित्र में बनाकर दिखाया गया। क्या स्याही में विभिन्न रंग का रासायनिक मिले होते हैं। अब एक और देख रहे हैं हम लोग, एक और मज़ेदार प्रयोग है, एक और प्रयोग है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना है। कितने मज़े की बात है, स्याही का रंग तो एक ही दिखता है और उसमें कितने रंग छिपे होते हैं। स्याही का रंग एक दिखता है लेकिन उसमें कई प्रकार का रंग छिपा रहता है। अब एक स्याही की सच्चाई तो पता लग ही गया, क्या स्याही में छिपे अन्य रंगों को देखने की इच्छा नहीं है तो देर कैसी, क्रोमेटोग्राफी से पता कर सकते हैं। किससे पता कीजिएगा, तो क्रोमेटोग्राफी से। अलग अलग रंग की स्याही में कौन कौन से रंग मिलते हैं, अलग अलग कलर का स्याही रहेगा तो उसमें कौन कौन सा कलर मिलेगा। अब आइए क्यों देख रहे हैं, यदि हम इन रंगों को अलग अलग प्राप्त करना चाहें तो चौक के अलग अलग रंग वाले टुकड़े तोड़ लेंगे। क्या है, जब अलग अलग रंग के करेंगे तो चौक का अलग अलग चौक होता है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा करके तोड़ लेंगे। इन टुकड़ों को अलग अलग परख नली में डाल देंगे और ऊपर से थोड़ी पानी डाल देंगे। क्या है, अलग अलग करके एक बर्तन रहेगा परख नली, उसमें डाल के उसमें पानी डाल देना है। अब क्या कर रहा है, अलग अलग रंग अलग अलग परख नलियों में आ जाएंगे, चाहे तो करके देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग कलर का रहेगा चौक तो पानी भी अलग अलग कलर के आएगा। अब देखना है, क्या सभी कंपनियों की काली स्याही एक जैसी रंगों से बनी है। क्या सभी कंपनियों का स्याही एक ही कलर का बना है, तो जानेंगे। क्या अलग अलग कंपनी की काली स्याही में एक जैसा रंग मिले होते हैं या अलग अलग रंग होते हैं। कई कंपनियों की काली स्याही लेकर क्रोमेटोग्राफी से उनके तुलना को करके देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंपनी का स्याही होता है तो कैसे पता कर सकते हैं, तो यह क्रोमेटोग्राफी से पता कर सकते हैं। अब आगे की ओर देखिए, क्रोमेटोग्राफी अलग अलग पदार्थ के पहचानने की एक बहुत उपयोगी विधि है। क्या है, क्रोमेटोग्राफी क्या है, अलग अलग कलर को पहचानने का एक विधि है। पहली बात तो यह है, इस तरीके का उपयोग तब भी किया जा सकता है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो। जब भी पता चल सकता है जो मिश्रण कम मात्रा में होता है। स्याही के रंगों को अलग अलग पहचानने के लिए आपकी बस एक बूंद स्याही चाहिए। स्याही को पहचानने के लिए क्या, केवल एक बूंद से ही पता चल जाता है यह किस कलर का है। पौधे से दवाई अलग करना, अब क्या है, पौधा से भी दवाई बनता है तो उसको कैसे अलग किया जा सकता है। तो देखिए, इस विधि को उपयोग करके पेड़ पौधे में पाई जाने वाली दवाइयाँ औषधियों को अलग अलग करते हैं। क्या है, पेड़ से जो दवाई निकलता है किसको, तो उसको अलग किया जा सकता है। जैसे देखिए, जैसे तुलसी हो गया, तुलसी माता होते हैं जो माता दादी लोग पूजा करते हैं तुलसी माँ को, आंगन में तुलसी जी रहते हैं। नीम हो गया, चिरैता, पत्ती चिरैता, पहले लोग पत्ती चिरैता पीता था क्योंकि बच्चे को भूख नहीं ना लगता है, चाहे किसी आदमी को भूख नहीं लगता था पहले, चाहे अभी भी, तो उसको पत्ती चिरैता पिला दिया जाता है सुबह सुबह खाली पेट में, तो उसको भूख आने लगता है। यदि ऐसा कई पेड़ पौधे हैं जिनमें दवाइयाँ होती है, पहले इनका
काढ़ा बना लेते हैं। क्या है, तुलसी, जब खांसी सर्दी होता है तो कुछ तुलसी पत्ता ले आइए, नमक डालिए, अदरक मरीच डाल के उसको कूच के काढ़ा बना के पी सकते हैं, तो सर्दी कुछ कम जाता है। फिर उस काढ़े को क्रोमेटोग्राफी करते हैं। क्या है, फिर उस काढ़े को क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी करते हैं। क्रोमेटोग्राफी करने से काढ़े में उपस्थिति पदार्थ अलग अलग चिन्ह देते हैं। क्या है, जब क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो जो काढ़ा को जांच करता है तो उसका अलग अलग चिन्ह बता दिया जाता है। कई और भी उपयोग होते हैं क्रोमेटोग्राफी के। फूलों के रंग की जांच करने के लिए, किसी चीज़ में मिलावट की जांच करने के लिए यह इसका और चीज़ से उपयोग किया जाता है। फूल किस रंग का है, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, तो इसके क्रोमेटोग्राफी से इसका जांच किया जा सकता है। अब देखिए, ऐसे कई कामों में इसका खूब उपयोग होता है। पदार्थों को अलग अलग करना हमारे रोज के जीवन में भी ज़रूरत है, और वैज्ञानिक के काम में भी इस अध्याय में आपने पदार्थों को अलग अलग करने की कुछ विधियाँ सीखी। पदार्थ के मिश्रण के गुण धर्म के आधार पर ही पृथक्करण की अलग अलग विधियाँ अपनाई जाती है। क्या है, पदार्थ के हिसाब से। अब देखिए किस तरह से तुलसी पत्ता का काढ़ा बना, फिर उसका जांच हुआ। अब उसके तो वह क्या हुआ, जांच हुआ तो उसको अलग किया। किससे किया, पौधा से अलग किया, औषधि के रूप में तैयार किया। अब नए शब्द हैं, इसको लिखना है। वाष्पन। वाष्पन मीन्स क्या हुआ, जिस तरह से नमक का पानी जो था, जो उसको इकट्ठा कर दिया था, वह क्या हुआ, वाष्पीकरण करके अपना आकाश में चला गया और वह एक सूखा ठोस रूप ले लिया। तो ये हो गया है वाष्पन मीन्स एवोपरेशन। इंग्लिश में क्या हो गया, एवोपरेशन। छन्नपन क्या है, फिल्टर पेपर। एक छानने वाला पात्र है, उसको इंग्लिश में फिल्टर पेपर कहेंगे। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग का थ्रेसिंग। पृथक्करण, सेपरेशन यानी अलग करना, सेपरेट होना करना। क्रोमेटोग्राफी, यह है क्रोमेटोग्राफी। देखिए हमने क्या सीखा आज के दिन में, तो चुनना, चालना, छानना, पदार्थों के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने की विधियाँ। क्या है, छानकर, चालकर पदार्थों क्या किए, उसको अलग किए। अनाज के भूसे को ओसना विधि से अलग कर अनाज के दाने प्राप्त किए जाते हैं। क्या है, जब अनाज को किस विधि से साफ किए, तो ओसना, जैसे ओसाना नहीं, माँ दादी लोग ओसाती है, तो उसके विधि से इसको दाना को अलग। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर है। बताइए, इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन जब बनता है ना, तो बड़ी खुशी आती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हमने इतना चीज़ सीखे। तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट है। देखिए इसका आंसर क्या है। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। जो पदार्थ पानी में घुल जाता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर ये है, घुलनशील। ठीक है, इस तरह से आप लोग कॉपी में बनाइएगा। ऐसा नहीं से बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन तो बुके में लिख दिए, नहीं, कॉपी में लिखना है क्वेश्चन और आंसर। अब दूसरा ख का क्वेश्चन क्या है, पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाता है। किसी पदार्थ को अलग अलग करना है, उस विधि को क्या कहा जाता है, तो छानना, चुनना, वाष्पीकरण, यानी इनमें से सभी आएगा। ठीक है, इसका ये जल में अघुलनशील। देखिए जल में अघुलनशील एवं जल से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाता है। जिस तरह से गिलास में देखे थे से किस तरह से उसका भारी ठोस पदार्थ था जो गिलास के पेंदे में बैठ गया था, उसी का क्वेश्चन है, जो पढ़े हैं वो क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाता है, तो यह क्या हुआ, इसका क्या कहा जाता है, थिराना। ठीक है, इसका ये होगा। आगे की ओर देख रहे हैं,
एक और क्वेश्चन है, 2 है क्वेश्चन। देखिए, थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव्य को अलग करने की क्रिया क्या कहलाता है? जब थिराने कर लिए तो फिर उसको अलग किए। जैसे गिलास में पानी डाले और उसमें जो ठोस पदार्थ था जम गया, अब क्या किए, दूसरे गिलास में उसमें केवल पानी को अलग किए, उसको क्या कहता है? तो वह उसको निथारना कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर निथारना। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होता है? देखिए मिश्रण बहुत कम, जैसे बहुत कम मात्रा में होता है, कम होता है, छोटा होता है, तो उसको कैसे अलग किया जा सकता है? तो उसको चाल कर अलग कर सकते हैं क्या? अब यहाँ है रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए, गेहूं के दाने को भूसियों से अलग करने की विधि को डैश कहा जाता है। क्या कहता है इसको? गेहूं में से जो भूसा निकालना है तो किस विधि से निकाला गया था? तो ओसना, माने ओसाकर, ओसना विधि। ठीक है। अब समुद्र के जल से नमक डैश विधि द्वारा प्राप्त किया गया है। समुद्र का नमक कैसे प्राप्त हुआ है? तो समुद्र को क्या किया, उसको एक क्यारी बना लिया और कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दिया, यानी वाष्पीकरण। समुद्र का जल से नमक कौन सा विधि हो गया? वाष्प विधि। वाष्प विधि द्वारा प्राप्त किया गया है। अब चाय की पत्तियों वो चाय से अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? छानना। छान लेते हैं तो वह छानना। क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधे में पाई जाने वाली दवाइयों को डैश करने में किया जाता है। जैसे तुलसी का पेड़, नीम का पेड़, ये सब क्या है? औषधि हो गया। तो इसको कैसे अलग किए? तो इसको क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से इसको अलग किया। मिश्रण से अव्यवस्थ को अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है? अच्छा, जैसे चावल में देखे हैं, चावल दाल में जो कंकड़ पत्थर रहता है उसको अलग क्यों किया जाता है? तो उसको ज़रूरी होता है अलग करना, नहीं तो खाना कैसे बनेगा? बालू और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? बालू और चीनी डाल दीजिए तो उसको मिश्रण को कैसे अलग किया जाएगा? तो बालू में और चीनी में पानी डाल दीजिए, पानी क्या हो, चीनी क्या हो गया, गल जाएगा और बालू वह नीचे बैठ जाएगा, उसको फिर उस पानी को अलग कर सकते हैं इसके विधि से। पृथ्वीकरण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कर सकते हैं। कौन कौन सा हो गया पृथ्वीकरण का विधि? तो चावल से अलग किए, चावल से कंकड़ पत्थर, फिर दाल से, फिर चीनी हो गया और रेत को किस तरह से अलग किए? ये 2 क्वेश्चन और हैं, इसको देखते हैं। जल में मिले अशुद्धियों को कैसे दूर करेंगे? जल में अशुद्धि है तो उसको कैसे दूर करेंगे? तो फिल्टर के द्वारा उसको अशुद्धि को हटाएंगे। दूध किन किन पदार्थों का मिश्रण है? दूध जो है किस किस पदार्थों का मिश्रण है? तो दूध हो गया, आपको दूध नहीं, दूध का दही बनता है, मक्खन हो गया, मक्खन, दूध, ये सब का मिश्रण है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। 5 चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला 6 चैप्टर आएगा साइंस का। तो थैंक यू, ओके, बाय।